गरीबी क्या है? वंचनाएं हैं, चाहे वो संसाधनों की वंचना हो, कौशल की वंचना हो, या जो हमें अपने जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं उनकी कमी हो, सुरक्षा की कमी हो या शक्ति की कमी हो, ये सब हमारे गरीबी है। हम गरीबी को नैरो देखते हैं कि भाई 2100 कैलोरी मिल रही है तो गरीब नहीं है, लेकिन कैलोरी से कहीं गरीबी होती है क्या? है ऐसा कि नहीं है? तो हम बड़ा नैरो देख करके चलते हैं। तो बेसिकली हम सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर गरीबी देखते हैं, दैट इज यूनि डायमेंशनल व्यू ऑफ पॉवर्टी। उसमें हम देखते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, 2100 और 2400 कैलोरी वाला। गांव के लिए 2400, शहर के लिए 2100, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि शहर वाला आदमी मेहनत नहीं करता। अरे भाई बहुत मेहनत करता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं इट इज बियॉन्ड जस्ट फाइनेंशियल डायमेंशन। क्लियर? हम हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही, खाना पूरा मिल रहा है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, बेसिक एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो क्या कर लोगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको अपने यहां पर पॉवर्टी के एक ब्रॉडर डेफिनेशन, ब्रॉडर वैल्यूज, ब्रॉडर कंसिडरेशंस की जरूरत है, जो हम आपको बता चुके हैं। वे सब कुछ शामिल है गरीबी में, ठीक है। जो एमपीआई है उसको आप देख लीजिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसको आप देखिएगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय। तो यदि आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, जिसमें इनकम है, असेट्स हैं, ऑक्यूपेशन है, बेसिक नीड डायमेंशंस हैं, फूड एंड शेल्टर, रिसोर्सेज डायमेंशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशियो कल्चरल डायमेंशंस हैं, जिसमें डेमोग्राफिक फीचर्स आते हैं, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज आती हैं, और पावर एंड पॉलिटिक्स आता है। तो 3 की डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स, यही पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल, असेट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो हमें बहुत बताने की जरूरत नहीं कि एमपीआई क्या होता है, लेकिन हम अब होलिस्टिक विजन में जाना चाहते हैं। अब हम वो लकड़ावाला कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, इन सब से ऊपर उठ करके एक नए डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एमपीआई जो है वो 2010 में यूएनडीपी ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। इसमें यह कहा जाता है कि तब आदमी पुअर है जब इन तीनों के वेटेड एवरेज के 1/3 से कम है। वो जो एमपीआई के स्टेटस 2023 का है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे यहां डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी में 2005-6 से 2019-20। इसमें जो ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट है वो कह रहे हैं 415 मिलियन पीपल इन इंडिया वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। जो सेकंड एडिशन ऑफ एमपीआई है वो नीति आयोग ने पब्लिश किया है एनएफएचएस 5 के हिसाब से। 2019-21 में ये 14.96% हो गई, और सबसे ज्यादा संख्या में, नंबर में गरीबी से कहां से निकले, किस प्रदेश से? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। कहां से? यूपी सबसे ज्यादा नंबर है, तो सबसे ज्यादा वहां से ऊपर हुए हैं। मतलब क्वांटिटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा यूपी में, ठीक है। लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स है यूपी का। लेकिन यदि हम एमपीआई को देखें तो एमपीआई की परेशानी ये है कि ओवर रिलायंस ऑन डेटा, neglect of income poverty, and may not capture cultural nuances of poverty in specific regions. अब देखो, यदि कॉजेज पूछे जाएं तो तुमको पता है कि हमको 4 तरीके से पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कॉजेज पढ़ा है ना,
हिस्टोरिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कल्चरल कॉजेज, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉजेज। तो इसमें 4-4, 5-5 पॉइंट अपने हिसाब से लिख लेना। कल्चरल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, वो लिख लेना। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब हम कमिटीज की बात करते तो पुराने जमाने से लेकर के अब तक की तुम्हें कहानी में बता देता हूँ। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी, फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 ने निकाला, फिर प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप, फिर डांडेकर एंड रथ, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी था। देन अलग कमेटी 1979, इसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात की गई थी। ठीक है, और हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी को ताकि हम एक तो उनको पहचान सकें, आइडेंटिफिकेशन लीडिंग टू देयर एलिविएशन। दूसरा, एप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर प्रूडेंट एक्सपेंसेस फोकसिंग द पुअर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टू ट्रैक द यूज ऑफ फाइनेंसेस then to fulfill the goals of SDG 1, ठीक है, और to provide socio-economic justice enshrined in our constitution। ठीक है, और नेक्स्ट जो लिखोगे तुम, अंडरलाइन करके लिखोगे, to make human society more humane। अब देखो, बहुत सारे हमारे पास शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक ने तो कह दिया गरीबी हटा दो यार, काय गरीबी हटा रहे हो, इन्हीं को हटा दो, खत्म करो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये गरीबी हटाओ का नारा खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये तो वैसे ही हो गया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कि अब गरीबी हट जाएगी, तब गरीबी हट जाएगी, अभी तक तो हटी नहीं। तो कुछ हमने सिद्धांत बनाए थे, कुछ हमने मेजर्स दिए थे। ठीक है, उसमें एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी। याद है ना ट्रिकल डाउन थ्योरी? चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। अभी तुम्हारी कितनी इनकम है? 0 इनकम है, स्टूडेंट हो तो 0 इनकम है। चलो, जिस दिन तुमको सैलरी मिलेगी, मान लो 1 लाख रुपए, तो क्या करोगे तुम उसे 1 लाख रुपए का? क्या करेंगे आप इतने धन का? घर पे दे दोगे, और घर पे कुछ झाड़ू पोछे वाले रखोगे कि नहीं रखोगे? वो तो अभी भी है। तुम्हारी अपनी बात कर रहे हैं, जहां पर तुम रहोगे अकेले, रखोगे? ठीक है, खाना बनाने वाले को भी रखोगे, कपड़े में प्रेस व्रेस करने वाले को भी रखोगे, होटल भी जाओगे, वेटर को कुछ पैसे से भी दे दोगे, टिप के, ये दोगे कि नहीं दोगे? तो जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो नीचे वालों की इनकम बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? यही ट्रिकल डाउन थ्योरी है। समझ गए? यही ट्रिकल डाउन थ्योरी है। बैठ जाओ। पहले हम खुद ही अपने पास नहीं तो क्या खर्च करेंगे, लेकिन फिर क्या करते हो, आप ड्राइवर भी रखते हो, फिर आप खर्च भी करते हो, तो जाता लोगों के पास। तो इसके लिए हमको पता है ट्रिकल डाउन थ्योरी में जो सबसे बड़ा काम हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, बड़े बड़े फार्मर्स को फायदा हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे फायदा हुआ। ठीक है, तो इससे जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ट्रिकल डाउन तक पहुंचेगा। लेकिन रियल ये है कि ये बहुत ज्यादा ट्रिकल डाउन नहीं होता है। फिर दूसरा जो टारगेटिंग पॉवर्टी एलिविएशन, इसमें कहा गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे दो, वेज एम्प्लॉयमेंट दे दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दो, इससे इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी कम होगी। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, रोजगार योजनाएं चलाई गई, इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर तीसरा जो है वो बेसिक नीड्स पे बात की गई कि भाई लोगों की बेसिक नीड्स पूरी कर दो गरीबी रेखा से ऊपर। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस जिसको बोलते हो, आईसीडीएस, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट थी,
वो इस समय ज्वाइंट कलेक्टर, वो कहती सर जब हम उस डिपार्टमेंट में थे तो इतना ज्यादा निर्दयी लोग हैं अधिकारियों में कि उनको बच्चे भूखे नहीं दिखते हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे दिखते हैं। उनको बच्चे भूखे नहीं दिखते, उनको अपने पैसे दिखते हैं। तो ये प्रोग्राम में जो चोरी है, और कम से कम हम तो कहते हैं कि इस तरह की चोरियां किसी भी तरीके से, दिल पर आदमी कैसे सोच सकता है यार कि ये बच्चा भूखा है, इसके लिए पैसा दिया गया है, हम इसको ना दे करके खुद अपने घर ले जाएं, कैसे हो सकता है ऐसा? सो कैरलेस, हार्टलेस, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चला दिया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चला दिया, तो देखो जनता को हमने दिया तो, लेकिन क्या हम उनको एक्टिव बेनिफिशरीज बना पाए? वो तो पैसिवली लेते रहे, सब लेते रहे कि नहीं लेते रहे। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। ठीक है, फिर राइट्स बेस्ड अप्रोच शुरू किया हमने। इसमें हम एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, पीएम जनधन योजना कि आओ काम करो पैसा मिलेगा तुम्हें, हम तुम्हें काम दे रहे हैं, काम करो पैसा लो, ये राइट्स बेस्ड अप्रोच है। तो एक बार यदि आदमी को काम करने की आदत लग जाती ना तो वो काम करके खाता है, ठीक है ना, और नहीं तो नहीं खाएगा। तो ये जो चीजें हैं इस पर आपको ध्यान देना है। तो दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 1950s टिल 2024-25। अब एक क्वेश्चन चाहिए तुमको लिखने का। देखिए, जो हमने तरीके अपनाए, तो मैंने कहा ना पोस्ट एलपीजी में फ्रॉम अ पैराडाइमेटिक शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इसमें मनरेगा आ गया, 279 करोड़ पर पर्सन्स डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिटिंग 12 करोड़ हाउस होल्ड्स सिंस इट्स इंसेप्शन। ये एमआरडी कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहा है कि इसकी वजह से 22 करोड़ चिल्ड्रंस को फायदा हुआ है, 22 करोड़ चिल्ड्रन बेनिफिटेड। एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जितने नाम लिख लो, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब की वजह से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। देन शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट, टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना शुरू, मान सकते कि नहीं मान सकते हैं भाई, टारगेटेड हो गया। पहले क्या था, यूनिवर्सल था पीडीएस, शुरुआत में सबको जो जाए वो ले जाए, तो रिलेटिव पॉवर्टी तो वैसी की वैसी ही रह गई। देन फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, एनएचएम, इससे एमएमआर कम हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 301 था 2001-3 में, जो 97 हो गया 2023 में, बहुत अच्छा ये है। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है। देन गर्ल्स एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। एसेट क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पीएम आवास योजना, 1.12 करोड़ हाउसेस सैंक्शनड एंड 77 लाख हाउसेस कंप्लीटेड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कई डेटा है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डीबीटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एनहांस्ड सर्विस डिलीवरी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन लीडिंग टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा, विलेज पंचायत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, सब इसमें चल रहा है। और सोशल ऑडिट फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सब पोस्ट एलपीजी के कार्यक्रम हैं जो आप देख रहे हो। पहले क्या करते थे, रोटी देते थे, अब हम रोटी बनाना सिखा रहे हैं, समझ गए? वो अंग्रेजी कहावत है ना, टीच फिशिंग रादर देन गिविंग फिशेस। हम सिखाएं तो सही, इनको सीखना पड़ेगा। देखो, गरीब सिर्फ वही है जो गरीब रहना चाहता है, काम नहीं करना चाहता। उनको छोड़ दो, जो अक्षम हैं, बहुत वृद्ध हैं। अदरवाइज तो इतनी व्यवस्था तो इंडिया में है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब आप सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हो, इतनी व्यवस्था हमारे देश में हो गई है इस समय, ठीक है? अब जो चैलेंजेस हैं वही है एमपीआई को एड्रेस करना, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेटेड इंडिविजुअल्स, चैलेंजेस इन गवर्नेंस, जो आपको पता है करप्शन जो चलता रहता है। बताओ, एक सिपाही पकड़ा गया है, अखबार में निकल रहा है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, और उससे जो जुड़े लोग हैं उसमें 50 किलो सोना एक कार में पकड़ा गया है भाई, जो कहीं पर जाकर के छोड़ दिया गया। करोड़ों रुपया उस गाड़ी में पड़ा हुआ है, यह अखबार कह रहा है। तो ये करप्शन ही तो है, जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास नहीं पहुंच रहा है। पैसा कहां से आ रहा होगा? मतलब हम तो ये कहते हैं कि रात में जैसी सो वैसी नींद आ जाए, इससे बड़ी संपत्ति आपके पास कोई नहीं है ऐसा कि नहीं है? इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रहता उल्टा पुल्टा, क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग हिसाब किताब है। या उतना काम करो, लीगली सब कुछ अच्छा हो कि उतना कमा लो, कि अब आदमी यदि ठीक से कमाए, ठीक से काम करे तो अच्छे से चल सकता है, ठीक है? देन वी फोकस ऑन इमीडिएट रिलीफ। याद करो 1947 के बाद से 1990s तक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा गया है कि झाबुआ में, पहले झाबुआ और अलीराजपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट होते थे, कि झाबुआ में जितना पैसा खर्च किया गया है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, उससे झाबुआ न्यूयॉर्क जितना डेवलप हो जाता है। लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप दे लेते हैं, वो खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। तो जो ये राइट्स बेस्ड अप्रोच है, यदि इससे हम डेवलपमेंट करेंगे तो कितना फायदा होने वाला है, ठीक है? देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, है कि नहीं है? आप ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये तो इस जाति में वर्जित है, ये हम काम कैसे करेंगे, ये तो हमारे धर्म में नहीं है, तो फिर नहीं हो पाता काम, ठीक है? देन रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, देन इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, डिजिटल डिवाइड है, जॉबलेस ग्रोथ है। और इसीलिए नीति आयोग ने डबल एज्ड स्ट्रेटजी दी है। डबल एज्ड स्ट्रेटजी, एक है EISRG, EISRG, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ। इनका कहना है पहले तो सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर दो, थोड़ा मिलेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा इससे। और इसमें आप देखो हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री, एपरल इंडस्ट्री, जिसमें बहुत स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस काम करवा लो, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल ट्रेड, लगा दो इस पे लोगों को, कुछ तो कमाएंगे, ठीक है? और दूसरा है
इंप्लीमेंटिंग एंटी पावर्टी स्कीम्स इफेक्टिवली, जैसे पीडीएस है, मिड डे मील है, मनरेगा है, हाउसिंग फॉर ऑल है, ये भी हो सकता है। देखो, हाउसिंग फॉर ऑल तुमको दिखता है कि भाई घर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, घर मिल जाएगा तो आपका एक ठिकाना हो जाएगा, घर मिल जाएगा तो उस पर बाद में लोन मिल जाएगा जिससे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, घर मिल जाएगा तो आपको सिक्योरिटी है। तो आप सिर्फ घर को ये मत देखो कि घर दे दिएगा तो कौन बड़ी बात है, इसको घर रोटी थोड़ी नहीं देता, घर रोटी देता है। क्लियर? और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब महिलाएं ज्यादा गरीब हैं। डायना पियर्स ने 1976 ने फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि ऐसा है कि महिलाओं को पॉवर्टी में रख दिया गया है। तुम काम नहीं करोगी, हमारे घर की महिलाएं काम करेंगी। अरे ऐसा होता है क्या? कभी सुना है कि नहीं सुना? ये मतलब ये वो परिवार हैं, सिंगल इनकम नो ग्रीवांसेस है कि नहीं है? सिंगल इनकम नो कंप्लेंट्स, मतलब चाहते नहीं कि महिलाएं कमाएं, क्योंकि महिलाएं कमाएंगी तो महिलाएं बोलेंगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। भाई इतनी सी बात है। ये जो मेल शावनिज्म दिखता है ना, वो यही है। और पुरुष डोमिनेट करते हैं घर में इसी चक्कर में, पैसे कमा के ला रहे हैं हम। हाय रे, कितने ले आए तुम, और लेके आए तो तुमने नहीं खाए क्या वो है? तो ये चीजें हैं। वही तो मैं कहता हूं कि जब महिलाएं नौकरी करती तो उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है। वो वहां पे भी काम करेंगे, घर पे भी काम करेंगे। वो पुरुष सिर्फ बाहर ही काम करता है, घर में तो आराम करता है वो। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है सिस्टम, दोनों काम करते हैं, घर पे भी दोनों काम करते हैं, बाहर भी। हम तो अभी यूएस में देखा है ना, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों खाना बना रहे हैं। एक खाना बनाता है, एक बर्तन धोता है। ठीक है? तो अब आप देखो कि इसीलिए इनकी पावर्टी कंपैरेटिव टू मेन ज्यादा है। आप ऐसे सोचो कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड सिर्फ 19.7% है जो पावर्टी में है, और मेल हेडेड हाउस होल्ड में 15.9% अंडर पावर्टी है। 100 में से लगभग 20 जो महिलाओं के परिवार हैं, महिला जिसमें मुखिया है, वो गरीबी में है। पुरुषों में लगभग 16, 4 का अंतर तो यहीं पर है। वेज इंडेक्स में हमने कल बताया था 100 रुपए मिलते हैं पुरुष को तो 63 रुपए मिलते हैं महिला को। ये भी गलत है सेम काम के लिए। ठीक है? वुमेन के पास सिर्फ 12.7% एग्रीकल्चरल लैंड है, बाकी सब पुरुषों के पास है। अब देखो, यदि हम रूरल अर्बन पावर्टी के में देखें, देखो ये पॉइंट्स बस छोटे छोटे हैं जो कहीं पर भी टक से डालना आपको। रूरल पावर्टी कारण एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। और शहरों में माइग्रेशन है, गांव से आ गए, कहाँ रहेंगे? तो एक मलिन बस्ती में, गंदी बस्ती में, जिसको आप लोग स्लम एरियाज कहते हैं, उसमें जा करके एक पॉलिथीन लगा करके रह रहे हैं। वहाँ पर गरीबी तो है ही है वो। ठीक है? तो ये कारण है। लोअर वेजेस हैं, इनफॉर्मल लेबर है, इन्फ्लेशन है, ये सब कारण अर्बन के लिए है। ठीक है? गांव में अनस्किल्ड वर्कफोर्स ज्यादा है, और शहरों में सेमी स्किल्ड हैं। रिलेटिव डिप्रीवेशन गांव में कम है, इसलिए क्राइम कम है। शहरों में ज्यादा है, इसलिए क्राइम ज्यादा है। ऐसा कि नहीं है? धारावी सबसे बड़ा स्लम वर्ल्ड का मैं मानता हूं। आप देखो, जितने अंडर वर्ल्ड उठे वहीं से उठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा ये तो गरीबी है यार, तो चलो आओ कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं? आता कुछ है नहीं तो क्राइम करते हैं। जो क्राइम करके बचते चले गए वो बड़े क्रिमिनल हो गए, जो मर गए सो मर गए। यही होता है, अंत तो वही है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अभी अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो रहा है, उसके पीछे वही कारण है जो आप शुरू से पढ़ रहे हो। पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, स्किल डेफिसिट, जॉबलेस ग्रोथ,
इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, इंक्रीजिंग गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी अच्छी है बुरी भी है, क्योंकि कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से इनइक्वालिटीज भी हो रही हैं। तो कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं शुरू करना है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अपना सर्विस सेक्टर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ फॉर्मल इनफॉर्मल असेट क्रिएशन, डेट वेट, सब जितनी भी चीज़ें ले सकते हो ले लेना। लिख सकते हो ना, इंस्टीट्यूशनल कैसे करेंगे, ठीक है, स्किल बेस्ड कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे। भाई पहले हमारे यहाँ रूल ये था कि भाई एम्प्लॉयमेंट स्किल पे होगा, हमने अपना पूरा मॉडल चेंज किया। भाई यदि स्किल नहीं फिर भी एम्प्लॉयमेंट तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो दिया जाए उनको, वो कर लो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ पे क्वेश्चन बन सकता है, उसके पीछे कारण हम पहले दिन से बोल रहे हैं, स्किपिंग द सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरियाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, टर्सरी इकॉनमी हो गया, ठीक है। स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेटेस्ट मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेरी लो, एग्रीकल्चर में ही घुसे हुए 45% अभी भी। ग्लोबलाइजेशन, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, ठीक है। याद है ना हमने आपको बताया था, गवर्नमेंट प्रमोट्स ड्वार्फिज्म, बड़े बड़े के बजाय छोटे छोटे बना लो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट की कमी। एक क्वेश्चन और आएगा, लो फीमेल रेट पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, ठीक है। गिग इकोनॉमी को भी आप एक बार देख लीजिएगा। गिग इकोनॉमी क्यों बन रही है? स्टार्टअप कल्चर, कोविड-19 बूस्टेड इट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। सबके पास है, उबर मंगाना हो, ओला मंगाना हो, खाना मंगाना हो, जोमेटो डालना हो, ओला डालना हो, डोरडैश डालना हो, जो डालना हो, जो मंगाना हो वो मंगा लो तुम यार। हो गया कि नहीं हो गया? सबके पास एक तो मोबाइल है और उसमें इंटरनेट चल रहा है। इतना सस्ता इंटरनेट तो कहीं हो ही नहीं सकता पूरे विश्व में। पूरे विश्व में हमसे सस्ता इंटरनेट कहीं नहीं है, समझ गए? फ्री दे दे सरकार अलग बात है, लेकिन पैसे देकर के जो लग रहा है, जिसमें सरकार पैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से भी ले रही है वहां पर, और हमसे भी जीएसटी ले रही है, उसके बाद इतना सस्ता है सस्ता कि नहीं है? तुमको नहीं लगता कि फोन हमारे बहुत सस्ता है, इंटरनेट बहुत सस्ता है? यूएस में $25 पर मंथ लगता है, और उसमें मालूम कितना देते हैं वो? महीने के देते हैं 1 GB, महीने का 1 GB, बस 1 महीने में 1 GB, दैट्स इट। बाकी आप फोन करते रहो। और हमारे यहाँ रोज का 2 GB, और कैसे? 250 रुपए महीना, 3000 रुपए साल। 3000 रुपए साल का मतलब कितना हो गया? $40। जितना वो 1 महीने में खर्च कर रहे हैं उससे उतने में हम साल भर में खर्च कर रहे हैं, और उनसे डेटा हम 100 गुना ज्यादा ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ये वहां की स्थिति है। तो वहां पे हर एक आदमी किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी जगह पे जाकर के फ्री वाईफाई मिलता है, वहां पर अपना काम करता है वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? रेस्टोरेंट में बैठे वाईफाई दे दो अपना, ठीक है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कैंपसेस में उनके वाईफाई चल रहे हैं, उससे यूज कर लो, जोड़ लो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग भी जाते थे, हम लोग भी कहते हैं वाईफाई दे दो यार, तो देते थे। वो उनका काम था, रोज का काम, ठीक है। कॉलेज कैंपस में गए, वहां पे भी हमने कहा वाईफाई दे दो, पूरे कॉलेज कैंपस में चल रहा था, दे दो, ले लिया हमने। तो वो भी होता है। तो बिल्कुल पूछते हैं आप कौन हैं? विजिटर हैं? ओके, दिस वाईफाई विल रिमेन एक्टिव फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, उसके बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगले दिन फिर करना, फिर एक्टिवेट करो उसको। चल रहा है वहां पे। हमारे यहां पर अब फ्री हो गया। हो गया फ्री कि नहीं हो गया? एक जमाने पहले की बात है, इंडिया में भी ऐसी महंगा था डेटा। एक समय की बात है ये, एक लड़का एक लड़की के घर के सामने सवेरे सवेरे आके खड़ा हो जाता था,
और रात में 10-11 बजे तक खड़ा रहता सामने। ठीक है, लड़की को लगा यार हो सकता है कि हमको बहुत चाहता हो, तो उसने एक दिन उससे बात की। उसने कहा दीदी यहाँ पे आपके घर का वाईफाई मुझे मिलता है, बस इसलिए खड़ा हूँ। हार्ट ब्रेकिंग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ऐसा भी होता था पहले, लोग के मतलब लोग अपना जो उसका पासवर्ड है वो बड़ा स्ट्रांग रखते थे, अभी भी रखते हैं खैर, ताकि आपका हैक ना हो कुछ। देन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ देर काम करेंगे पर अपनी जिंदगी जिएंगे यार। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ अर्निंग्स, तुम देखो ना अभी वो कौन से वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहे हैं आजकल, हैं? जो भी गाड़ी में आप बुक करो तो मोटरसाइकिल लेके आ जाता, आप उसके पीछे बैठो, वो आपको छोड़ देगा। 25-30 रुपए 50 रुपए में काम हो जाता आपका, बड़ी बड़ी लंबी दूरियां तय कर लो। होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। नहीं पैसे आपके पास कार के, कोई बात नहीं, ऑटो कर लो। वो भी नहीं है तो आप मोटरसाइकिल कर लो। वो भी नहीं है तो पैदल तो है ही है, चल जाए काम। है ऐसा कि नहीं है? हो गया ना। कितने लोग वो मोटरसाइकिल बैठे हो उस वाले में आप लोगों में से? 1 2 3 4 5 ठीक ठाक लोग बैठ गए। फिर तो एक दिन मेरे को बैठना है। तो दूसरा हेलमेट देते कि नहीं देते? दूसरा हेलमेट नहीं देते मोटरसाइकिल पे, ऐसे बिना हेलमेट बैठते तुम? ओह सो बैड। चलिए कोई बात नहीं। देन ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, पता नहीं कौन सा कार्ट, पता नहीं कौन सा जन, पता नहीं कौन सा नायक नायिका, ये पता नहीं कितने सारे वो बने हुए हैं। आप अपने कपड़े लत्ते, खाना पीना, रहना सोना, धोना, जूते चप्पल, ऐसी कौन सी जो ऑर्डर नहीं कर रहे उस पर? आपको शर्ट चाहिए उस पर ऑर्डर करो, है ना? आपको घर पे माचिस नहीं है तो उस पर ऑर्डर कर दो। आपको मेहमान आ गए 8 मिनट में 10 मिनट में आपको टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उस पर ऑर्डर कर दो। ये सब जितने भी बन गए हैं ई कॉमर्स कंपनीज, आपको पट 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 पहुंचा दे रही हैं और 2-4-10 रुपए एक्स्ट्रा लेती हैं वो। ठीक है, तो ये है कि नहीं है? लेकिन गिग वर्कर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, इनकम इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इंटरनेट की परेशानी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, रिस्क हैजार्ड्स हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, सोशल आइसोलेशन है कि नहीं? कोई उनका दोस्त है क्या वहां पर कि भाई आज हम गिग वर्कर्स की एक पार्टी होगी? नहीं होती है, कोई जानता ही नहीं आपको। आपको बस एक मोबाइल नंबर हो, जाओगे कि भाई हमारा ऑर्डर है, दे दो जरा, ये लो तुम पकड़ो ऑर्डर, जब भागो यहाँ से। ठीक है, होटल में जाते हैं, खड़े रहते हैं बहुत देर तक, हाँ नंबर आ रहा है ले लेना। ठीक है, और आपके उसमें लिखा आता है कि आप इसको कितनी टिप दे दो, ये दे दो यार। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, देन लैक ऑफ डेटा है, तो इनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएं, इनको भी एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट दिया जाए, ये सब चीजें हो जाएंगी तो ठीक होगा। ठीक है, और इसीलिए जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं या गिग वर्कर्स हैं, इनके लिए एक रेज अप्रोच दी गई है, RAISE, रेज अप्रोच, दैट इज रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म, अलाउ सोशल सिक्योरिटी, इनकॉर्पोरेट जॉब क्रिएशन, बिजनेस, वर्कर्स and specific interests of the workers, support the gig workers to enjoy government schemes, or E for ensure benefits accessibility to workers। ठीक है, इसमें एक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 देख लीजिएगा गिग वर्कर्स पे, ये आपका काम है। और एक टॉपिक आप देख लीजिएगा कि यदि लेबर इंटेंसिव नहीं है तो हम कैसे अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काबिल बनाएं। द चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो गया।